वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज का जो टॉपिक है वो है नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट। सो वो देखेंगे नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट का मतलब क्या है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है और जो सेंसर मोशंस होते हैं या डिफरेंट टाइप के मोशंस होते हैं उसमें क्या अंतर है, ये कहाँ पे लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है, कौन लेके आएगा, प्राइवेट मेंबर। अगर सीओएम, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा तो क्या सीओएम जो है वो सीट वेकेट करेगी और पूरी की पूरी सरकार गिर जाएगी। इसके पीछे का रीजन क्या है, मणिपुर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, जो भी क्राइसिस चल रहे हैं, तो उनको लेके ऑपोजिशन जो है वो इस टाइप की डिमांड कर रहे हैं कि पीएम साहब को बोलना चाहिए। तो उसको लेके अगर नहीं बोल रहे हैं तो उनके लिए वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं। तो देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है और अदर टाइप के मोशंस। तो हमने मोशन आपको बताया कि मोशन एक टाइप का क्या होता है, प्राइवेट मेंबर लेके आए या अदर मिनिस्टर लेके आए, स्पीकर के सामने वो रखेगा, परमिशन लेगा और स्पीकर अगर उसको पास कर देगा और उस पर वोटिंग होगी, अगर उसकी वोटिंग पास हो गई तो जो है वो सरकार जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर में गिर जाएगी और सीधे सीधे जो सीओएम है वो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। अब ये मूव टू रेज डिस्कशन ऑन वेरियस मैटर फॉल इनटू थ्री प्रिंसिपल कैटेगरी में आता है। सब्सटेंटिव मोशन होता है, सब्स्टिट्यूटिव मोशन होता है और सब्सिडरी मोशन होता है। तो जब मोशन लेके आते हो तो ये ब्रॉडली तीन कैटेगरी में प्रिंसिपल में फिट बैठता है। एक तो सब्सटेंटिव होता है जिसमें अगर आपको इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो इस टाइप का मोशन लेके आओ। सब्स्टिट्यूट मोशन होता है जब आपको ओरिजिनल मोशन को सब्स्टिट्यूट करना है या अल्टरेशन करना है तो ऐसा मोशन लेके आओ। सब्सिडरी मोशन भी तीन टाइप के होते हैं, एंसिलरी, सुपरसीडिंग और अमेंडमेंट। एंसिलरी क्या होता है कि रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग है, जो जैसे रेगुलर प्रोसीडिंग चलती है लोकसभा की उसी टाइप की होती है। सुपरसीडिंग क्या होती है कि दो लोग डिबेट कर रहे हैं उसके बीच में अगर मोशन लेके आ गए तो सुपरसीडिंग मोशंस होते हैं। अमेंडमेंट क्या होता है कि मॉडिफाई करता है ओरिजिनल जो मोशन है उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसमें वो सब्सिडरी मोशन कहलाता है। सो तीन टाइप के प्रिंसिपल कैटेगरी के अंदर में मोशन को रखा गया है। मोशन क्या था आप समझ गए कि मोशन वो होता है कि जब आप सरकार किसी पर्टिकुलर चीज से भागना चाहती है या बात नहीं करना चाहती है तो आप मोशन ले आओ। मोशन के समय में उनको प्रेजेंट होना पड़ेगा, अपनी बहुमत साबित करनी पड़ेगी, तो वो आएंगे, बात करेंगे। तो ये प्राइवेट मेंबर भी लाता है, जैसे अभी के केस में कांग्रेस की तरफ से कोई असम के जो एमपी हैं वो लेके आए हैं। तो ये एक टाइप का मोशन हो गया। अब ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है और एडजमेंट मोशन में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। तो दोनों में 50 मेंबर होते हैं। 50 मेंबर पहले स्पीकर के सामने कहते हैं कि स्पीकर साहब, हमें इस सरकार में भरोसा नहीं है तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं या फिर एडजमेंट मोशन लाते हैं। तो सरकार बोलती है एटलीस्ट 50 आदमी खड़े हो जाओ। तो 50 आदमी खड़े हो जाते हैं। अगर 50 आदमी से कम है तो मोशन नहीं पास होगा। फिर इसके लिए कोई रीजन, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कोई रीजन नहीं देना पड़ता है, उसके लिए कोई रीजन नहीं देना पड़ता है। और आपको क्या होता है कि आप सीधे बोलो कि हाँ भाई मोशन लेके आए हैं। इसमें थोड़ा आपको डेफिनेट, फैक्चुअल्स, अर्जेंट, पब्लिक इंपोर्टेंस का रीजन देना पड़ता है। इसमें क्या होता है, मूव अगेंस्ट इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यस, अगर ये पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। लोकसभा में ओनली होता है, सरकार गिरती है। ये भी लोकसभा में होता है। इसमें केवल ये है कि 2.5 घंटे का क्या, एटलीस्ट थोड़ा सा डिस्कशन तो करो, एटलीस्ट 2.5 घंटे का एडजमेंट मोशन में। डेफिनेट एंड फैक्चुअल चीजों पे होता है, अंतर ये है। तो इट इज ऑल अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट, ये जो न्यूज है कि साइटिंग एफएटीएफ सेंटर अर्ज सुप्रीम कोर्ट टू लेट मिश्रा कंटिन्यू एज ईडी। तो आप सबको, ईडी का चीफ जो है उसको बोल रहे हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 31 जुलाई से पहले तुम अपना सीट खाली करो, ये डेट है। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, एफएटीएफ अभी जो है एवोल्यूशन करने के लिए आएंगे, इवेल्युएट करेंगे कि किस तरीके का हम टेरर से रिलेटेड कैसे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए ईडी का पता ही आपको काम क्या होता है। ईडी का काम मोस्टली मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है और उसके बाद फेमा से रिलेटेड है, उसके बाद एफईओ से रिलेटेड है। मनी लॉन्ड्रिंग, ये पीएमएलए का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 वाला। फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 वाला। फीओ होता है फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट जो 2016 या 18 में पास हुआ है, तो उसको देखें। तो ये तीनों काम होते हैं इनके, और भी काम होते होंगे लेकिन ये तीनों एक्ट पे ये काम करते हैं। तो इनकी जितनी डिटेलिंग है वो जो है ना वो ईडी के चीफ साहब को पता है और वो स्टैटिक्स हैं बहुत अच्छे से उनको पता है। तो आप अभी मत हटाओ, अक्टूबर में हटा देना। तो इसको लेके ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया है। सुप्रीम कोर्ट सुनेगी इसका केस, फिर बताएगी कि साहब जो है संजय कुमार मिश्रा जी वो कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। तो ईडी का टेन्योर देख लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ऐसे होगा ग्राफ इसका कुछ, पहले डिपार्टमेंट होता है फिर मिनिस्ट्री होती है। तो ये हो गया। फिर
FATF बोल ही दिया कि FATF को लेके है। तो हम देखते हैं कि FATF क्या है। सो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। इट इज अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग है एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग का वॉचडॉग है, उस पर निगरानी रखता है। इसके काम क्या है देखते हैं। इसके काम है करप्शन को लेके, टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ये पहले टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए काम नहीं करता था, लेकिन 2001 के बाद स्टार्ट किया है इसने। इसके बाद एसेट रिकवरी का भी काम करते हैं FATF। इन्वायरमेंटल क्राइम करेंगे तो उसमें डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी काम करते हैं, प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग के ऊपर भी काम करते हैं। तो ये सब काम है। आप सबने सुना होगा कि लिस्ट दो टाइप के होते हैं, ब्लैक लिस्ट FATF के अंदर में और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट के अंदर में अभी जो है वो म्यांमार, आपको पता ही है कि मिलिट्री का शासन है। ईरान की स्थिति खराब है। कोरिया, नॉर्थ कोरिया आपको पता ही है। ग्रे लिस्ट में है UAE, थोड़ा ये टर्की, ये सब नाम थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। फिलीपींस, साउथ अफ्रीका की ये लोग ग्रे लिस्ट में क्यों हैं? इनके थोड़ा फाइनेंस, जो अरब कंट्री है वो थोड़ा, वो लोग करते हैं ऐसा, लेकिन उनकी भी फाइनेंसिंग थोड़ा ठीक है, तो उनसे थोड़ा सही होना चाहिए। FATF ने रसिया को सस्पेंड कर दिया 2023 में, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो इसमें सस्पेंड कर दिया है। और FATF एस्टैब्लिश हुआ है 1989 1989 बाय G7 कंट्री, पता है आपको। इसकी जो है वो फ्रेंच जो है इसका है हेडक्वार्टर है, इंडिया इसका मेंबर है और 39 इसके मेंबर्स हैं। सो ये है, इट इज ऑल अबाउट FATF। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि लोकसभा जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है वो 1980 को अमेंड करके 2023 में लेके आया है। तो उसको लेके कुछ लोगों को दिक्कत है कि इसमें नाम चेंज हो गया है इनका, और इससे साउथ इंडिया वाले जो हैं वो थोड़ा सा अलग हैं कि साउथ इंडिया वाले, क्योंकि इसका नाम आपने कर दिया है कि वन संरक्षण एवं संवर्धन। तो पहले इनका नॉर्मल नाम था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। तो आप उसको अब कर दिए हो फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑगमेंटेशन एक्ट। तो एक तो नाम को लेके डिस्टर्बेंस है। फिर है आपकी, जो आपको पता है कि फॉरेस्ट एरिया को अगर आप नॉन फॉरेस्ट बनाते हो तो आपको कंपनसेशन देना पड़ता है। कैंपा वाला जो एक्ट है वो उसको आप देखेंगे तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करके जो है, तो उसमें आपको देना पड़ता था। तो ये था। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो वाइड ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट है उसको भी फॉरेस्ट कवर किया जाए। सो दे आर नॉट रिकॉर्डेड एज ए फॉरेस्ट, तो उसको नहीं मानते हैं। तो उसका भी थोड़ा सा उन्होंने ये दिया है। फिर बहुत सारे 1300 लोग ने अपील किया था। फिर JPC बैठी थी। तो इनको लेके फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल को लेके थोड़ी सी डिस्प्यूट है, लेकिन सरकार ने इसको पास किया है लोकसभा ने। कश्मीरी माइग्रेंट को लेके है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट जो वॉर के समय में 1947 के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए थे और 1965 में आए थे, 1971 में जो आए थे, उनको जो है वो नॉमिनेट किया है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो उसको लेके है। तो इसके ऊपर भी आप सबको पता होगा कि 370 जो है वो स्टक डाउन किया है 2019 में। उसके बाद फिर जो है दो डिफरेंट यूटी बनी। एक यूटी जो है असेंबली के साथ, जिसको अपन जम्मू कश्मीर कहते हैं, दूसरा लद्दाख जो विदाउट असेंबली के हैं। 2018 से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे गवर्न कर रही है और असेंबली इलेक्शन अभी तक हुआ नहीं है। तो कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है 2023 स्टेट दैट एट द टाइम ऑफ मिलिटेंसी इन द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर लेट 90। तो उसमें जो इससे पीड़ित लोग थे उनको उनका स्टेक दिया जाए, उनको उसको सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो है पॉलिटिकल राइट्स उसको दे के और उसको इनरीच किया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो उसमें, और उसमें से एक वुमेन होगा, जो दो लोग नॉमिनेट किए हैं ना, उसमें से एक वुमेन होगा। तो सेंटर मूव्स बिल नॉमिनेट करने के लिए किया है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या न्यूज है। इसमें कुछ MCD का आपको पता ही है, NOC के लिए था कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो दिल्ली में दिल्ली फायर हुआ था अभी, उसको लेके हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि पता करो कितने लोग के पास NOC नहीं है। तो उसमें से पता किए थे, इन्होंने तो बोल रहे थे 95% लोग के पास तो NOC है ही नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट ने पता किया तो MCD उसके खिलाफ अब एक्शन ले रही है। 900 लोगों को नोटिस सर्व किया है। तो ये है, तो अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दिल्ली का केस है इसीलिए उसको। यमुना हिंडन को लेके है कि यमुना में फिर से बाढ़ है, हिंडन की वजह से ग्रेटर नोएडा में फ्लड आने के चांसेस हैं। तो ये आप हिंडन नदी देख लें, UPPCS के बच्चे इसको देख लें, यमुना को भी देख लें क्योंकि यमुना भी वहां से होके आती है। दिल्ली सर्विस बिल को लेके है कि अपोजिशन पार्टी जो है वो विप जारी किया है अपने उसको लेके कि जितने भी
उनके मेंबर हैं वो आके वोटिंग करें, क्योंकि बहुत जल्दी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये बिल को लेके आने वाली है, ऑर्डिनेंस जो बनाई थी उसको लेके बिल आने वाली है। पर आप सबको पता है कि जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है उसमें तीन चीजें छोड़ के, इसमें तीन चीजें छोड़ के, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर्स एंड लैंड को छोड़ के सारी चीजें जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती हैं, जो चुनी हुई सरकार होती है, उनके पास होता है। लेकिन केस ये हो गया कि सर्विस मैटर में भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि उसका कुछ दखल हो, तो उसको लेके दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट पहुंच गई थी और कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये दिल्ली गवर्नमेंट के ही राइट्स हैं। सर्विस मैटर जो है, पोस्टिंग है और ट्रांसफर जो है, अपॉइंटमेंट जो है, ये दिल्ली गवर्नमेंट को के पास रहने दो। और उसमें कुछ कानून की उन्होंने व्याख्या करते हुए बताया था। इसको देखते हुए जब ये जजमेंट पास हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस लेके आ गए, बोलते जी मैं नहीं मानता। और ये ऑर्डिनेंस जब खत्म होने वाला रहता है तो आपको पार्लियामेंट में रखना होता है। अभी उसी पार्लियामेंट में इसकी डिस्कशन होगा, पास होना है, तो राज्यसभा में सारे लोग इकट्ठे होकर इस बिल का अपोज कर रहे हैं। खैर आंकड़ा अभी भी सही नहीं आ रहा है कि कौन से फेवर में जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि अपोजिशन भी एक दो अपोजिशन बटी हुई है। मोस्ट ऑफ द अपोजिशन साथ दे रही है दिल्ली सीएम का, लेकिन कुछ अभी भी है, तो वो देखना पड़ेगा कि आंकड़े का गेम है, ये कितना आंकड़े पे पहुंचता है। तो ये मैटर है। आपको केवल ये याद रखना है कि जो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, ये एनसीटी ऑफ दिल्ली के पास जो होता है वो नहीं होता है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा था कि बाकी सारी चीजों में दिल्ली गवर्नमेंट क्योंकि चुनी हुई सरकार है तो आप उनको वो पावर बनता है, तो उसको लेके है। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जीरो आवर को लेके है कि यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट में किसी ने बोला है कि आप जीरो आवर का बहुत मिसयूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो बोल रहे हैं कि यार उसमें ऐसा होता है कि जीरो आवर के समय में लोग टेम्पर हो जाते हैं और आपस में बहस हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, फिर उसके हिसाब से जो लेजिस्लेटिव असेंबली की गरिमा है उसको डैमेज पहुंचता है, क्षति पहुंचता है। तो अब आप सारे लोग एक एफिडेविट दो कि आप वहां पे उस समय पे अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करोगे, तो उसको लेके है। तो आप ये देख लें कि क्वेश्चन आवर क्या होता है और जीरो आवर क्या होता है, और उसके बाद जो होता है वो एजेंडा ऑफ द डे होता है। आप उसको समझ रहे हैं कि जब भी पार्लियामेंट स्टार्ट या लेजिस्लेटिव असेंबली स्टार्ट होती है तो क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होती है, ऐसा इसका ग्राफ है। और उसके बाद लंच होता है, उसके बाद जीरो आवर होता है। जीरो आवर एक्चुअली इंडिया का इन्वेंशन है, 1962 में इंडिया ने इन्वेंट किया था इसको। क्वेश्चन आवर में क्या होता है? क्वेश्चन आवर में आप स्टेयर्ड क्वेश्चन, अनस्टेयर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टेयर्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप ओरली पूछेंगे मिनिस्टर साहब से और वो आपको ओरली आंसर देंगे। ओरली पूछने से आपको प्रॉफिट है कि आप फिर दोबारा बोलोगे एक और बता दो, एक और बता दो, तो वो फिर से क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अनस्टेयर्ड में ऐसा नहीं है, आपको रिटर्न में वो आंसर देंगे तो आप दोबारा नहीं पूछ सकते हो। शॉर्ट नोटिस मतलब 10 दिन के बिफोर नोटिस वो आप सर्व करो और उस पर आप आंसर पाओ। तो इस टाइप की चीजें हैं, आप इसको देख लें। क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, और फिर उसके बाद जीरो आवर तब तक चलेगा जब तक एजेंडा ऑफ द डे स्टार्ट ना हो जाए कि इस आज के दिन में क्या बात करना था। तो उसको लेके है कि जीरो आवर में लोग थोड़ा कहासुनी कर लेते हैं, तो उसको लेके जो मद्रास असेंबली है वो थोड़ा सा नाखुश दिख रही है। केरला गवर्नमेंट टू रोल आउट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स ऑफ, ठीक है, वो बाहर से जितने वाले लोग आने वाले हैं नॉन रेजिडेंट, उनके लिए कुछ लेके आए हैं कि हम इनको भी काम देंगे, इनको भी नरेगा की तरह, महात्मा गांधी जो भी है एमजी नरेगा जिसको बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड स्कीम जो है उसी के तहत, उसी के एक टाइप का लीफ है, ऐसा बोल रहे हैं कि बाहर से भी जो आते हैं, जो इंडिया में रहते, ठीक है, जो आपको पता है केरला में नॉन रेजिडेंट जो कैलिटीज हैं वो बहुत हैं, तो वो जब वो बाहर से आते हैं तो उनको भी जॉब मिलनी चाहिए, उसको लेके ये नेम प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं अपन। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं कि फाइनेंस कमीशन ये कह रहा है कि किस तरीके से डेट जो है लगातार बढ़ रहा है, कम हो रहा है।
तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, मोटा मोटी समझ लेते हैं कि एडिटोरियल कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहे हैं कि द एलिवेटेड लेवल ऑफ इंडिया फिजिकल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट हैव बीन मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ए लॉन्ग टाइम इन इंडिया। एक तो इंडियन फिजिकल डेफिसिट और ऊपर से पब्लिक डेट, ये आज का कंसर्न नहीं है, कोविड से पहले का कंसर्न है, और कोविड के बाद भी, प्री कोविड, पोस्ट कोविड, इनके बाद भी कुछ सिनेरियो में ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। वो आंकड़े के साथ वो प्रूव करते हैं कि फिजिकल डेफिसिट इन 2021 इंक्रीज 13.3% एंड एग्रीगेटेड पब्लिक डेट पीडी टू 89.6 एज द इकोनॉमी रिकवर्ड। जब रिकवर्ड हुआ है पोस्ट पेंडेमिक, द डेफिसिट एंड डेट रेशियो हैव रिसीड टू 8.9 एंड 85.7, कुछ ज्यादा रिस्पेक्टिवली कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इलेक्शन आने वाला है, तो इसमें तो आप फिर से बांटोगे तो पब्लिक डेट बढ़ेगा, तो वो है, आपको एक ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद फाइनेंशियल डिप्रेशन के ऊपर बात करते हैं कि जब प्राइमरी डेफिसिट कुछ भी नहीं होता है तो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी जो होता है वो एक्सीड करता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पेड ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड, सो द ओवरऑल डेब्ट विल डिक्लाइन। तो आप समझ लो कि अगर डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट में से आप प्राइमरी डेफिसिट जो होता है, जिनको नहीं पता, वो प्राइमरी डेफिसिट जो होता है फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, जितना इंटरेस्ट लास्ट ईयर आपने पे किया है, तो वो आपका प्राइमरी डेफिसिट होगा। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट अगर आपका कुछ नो है, जीरो है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको जो है, जो आप बॉन्ड दे रहे हो, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी पे जो बॉन्ड देती है उस पे जो इंटरेस्ट देती है, सो आपको वो कम हो जाएगा, तो ओवरऑल आपको जो पीडी जो है वो आपको डिक्रीज हो जाएगा। सो उसको लेके है। फिर एसएलआर के लेके बात करती है कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपको पता है 18% होता है, जो आरबीआई के पास अपने सिक्योरिटी के टर्म में लोगों को रखना पड़ता है, और वो डिमांड एंड टाइमलिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। उसके अलावा आरबीआई इंटरवीन्स इन द मार्केट थ्रू ओपन ओएमओ के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी लगातार आरबीआई जो है वो फंक्शनिंग करता रहता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या करना है, इन्फ्लेशन अगर कम है तो लिक्विडिटी ऑफ मनी क्या करना है, तो वो है। तो बहुत सारे पॉइंट इन्होंने कवर किया है। फिर ये बोल रहे हैं कि पंजाब, केरला, राजस्थान, वेस्ट बंगाल की हालत वैसे ही खराब है, क्योंकि इनका जो पब्लिक डेट रेशियो है, डेट टू जीडीपी रेशियो, डेट कितना डेट है जीडीपी का हिस्से का, वो रेशियो इनका ज्यादा है। फिर ये बात करते हैं, फिर ये बोलते हैं कि काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी करने द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू शॉक्स। अगर ये ऐसा होगा, हाई लेवल डेट अगर हो जाएगा, तो फिर फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करने में दिक्कत हो जाएगी। फिर वो अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे जल्दी से, शॉक को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लग जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि थर्ड, द डेट मार्केट इंडिया इज लार्जली कैप्टिव विद मेनली विद कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के पास ही जो है इनका लार्जली जो है कैप्टिव इन्हीं के पास है, तो उनको लेके ये कह रहे हैं। तो बहुत सारे ये डेटा दे रहे हैं आपको, तो आप ये मेंस के आंसर में काम आएगा, इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। फर्दरमोर द रेटिंग एजेंसी, अगर आपका डेट बहुत ज्यादा होगा, अगर डेट आपका बहुत ज्यादा है, तो रेटिंग एजेंसियां जो हैं वो आपकी जो बॉन्ड है और उसकी जो वैल्यू है शेयर मार्केट की, जो वो कम करके दिखाएंगी। तो उससे क्या होगा कि आप अब जो ईसीबी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग लेंगे तो हाई रेट पे मिलेगा, इंक्रीज रेट पे मिलेगा, तो आपका जो लोन है वो महंगा हो जाएगा। तो टुडे बोरोइंग इज टैक्सिंग टुमारो, आप बोरो करोगे, टैक्स कल भरोगे। द बर्डन ऑफ लार्ज डेफिसिट एंड डेट विल बी बोर्न टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब जितना ज्यादा डेट रहेगा, वो अपने पता ही है कि अपने पापा दादा का कर्जा अपने को चुकाना पड़ता है, तो ये है। फिर ये क्या कह रहे हैं, इट इज क्लियर दैट द प्रेजेंट फिस्कल एनवायरनमेंट इवन अचीविंग कंसोलिडेटेड डेट टू जीडीपी रेशियो 58.2% रिकमेंडेशन 14 फाइनेंस कमीशन कहता है कि इतना इतना तो ठीक है, लेकिन अभी आप देखेंगे फाइनेंस कमीशन हैड रिकमेंडेड दैट यूनियन गवर्नमेंट ब्रिंग डाउन द डेफिसिट जीडीपी 43.6%, 15 इतना, एंड स्टेट कमीशन ऐसा, स्टेट कमीशन को इतना। तो स्टेट का भी अपना डेफिसिट होता है ना, पब्लिक टू उसका डेफिसिट होगा, तो दोनों मिला के जो है एफआरबीएम एक्ट के अंदर में कुछ लिखा है कि आप इतना ही रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर में डिस्कस करते हैं, एक और डेटा देते हैं। इवन बिफोर द पेंडेमिक द एग्रीगेट पब्लिक डेट जो था वो 74.3% था, एंड पेंडेमिक पुश होने के बाद 89.7 इन 2020-21 विद द नॉमिनल जीडीपी रिकवरिंग 18.5% से जीडीपी रिकवर हुआ। द डेट जो रहे है वो अभी भी 85.7 है, तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, 0.2% का चेंज हुआ, 0.02% का चेंजेज हुआ है। तो आपने ज्यादा खर्च कर दिया, फिर आपकी रिकवरी हो गई, आप इतने से इंक्रीज कर भी गए, लेकिन आपका जो पब्लिक डेट है वो इतना ही है। तो कुल मिला के पब्लिक डेट का गेम चल रहा है इस पूरे एडिटोरियल में। फिर अगर ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये बता रहे हैं कि हर इंडिविजुअल जो है कंट्री का वो बियर करेगा कितना डेट बर्डन, 1,64,000 रुपए उसका डेट बर्डन हो जाएगा।
फिर कुछ और आंकड़े प्राइमरी डेफिसिट को लेके कि 3.7 ऑफ जीडीपी होगा 2000, आप ये आंकड़े याद रखो 22-23 में। फिर बजट जो होगा वो एंड जो बजट एट ओवर 3% 23-24 में 3% और 22-23 में 3.7। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि फिजिकल कॉन्डिलेशन जो कॉन्सिडरेशन होता है कि अपन कम से कम खर्चा करेंगे और फिजिकल जो खर्चे हैं उसको रेवेन्यू अपनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश करेंगे, तो फिजिकल कॉन्सोलिडेशन बोलते हैं उसको। फिर जीएसटी जो है वो अच्छा स्टेबल हो गई है, तो जीएसटी हमारा अच्छा काम कर रही है। फिर ये बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो इंप्रूव करेगा तो इनकम टैक्स भी इंप्रूव हो जाएगा, तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की बातें कर रहे हैं। इन द मीडियम टर्म द एग्रीगेट टू टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 1.5% से 2% बढ़ेगा। पॉलिसी इंटरवेंशन के बारे में ये बोल रहे हैं कि जो स्टेट और जो वेकेट एक्टिविटीज हैं वो मार्केट रेदर देन कंपीटिंग विथ, ठीक है, तो जो उनको उनके बस की बात नहीं है वो खुद ना चलाएं और मार्केट को दे दें। एट सेंट्रल लेवल इवन आफ्टर मच टॉक अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसकी प्रोसेस अभी स्लो है। तो बहुत सारा डेटा दे दिया इन्होंने, मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट थी मैंने पढ़ दिया है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं अगली बार उसको धीरे से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक्स नॉलेज हैं आपके पास, तो मैं इसलिए एडिटोरियल की जो भी है पोस्टमार्टम टाइप का कर रहा हूं। एट द स्टेट लेवल इट इज इंपॉर्टेंट टू गार्ड अगेंस्ट द रिटर्न टू ओल्ड पेंशन। आप स्टेट गवर्नमेंट जो है ओल्ड पेंशन लेके, राजस्थान गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट जो है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ये सब ओल्ड पेंशन की बात करते हैं। ओल्ड पेंशन लेके आएंगे तो फिर से खर्चा होगा, फिर इलेक्टोरल, फिर आप इलेक्शन में जाएंगे तो और खर्चा करेंगे। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन इज लेजिमेट, अगर आपको बांटना है तो बांटो, लेकिन कैश ट्रांसफर में बांटो, रेदर देन सब्सिडी मत दो, ऐसा बोल रहे हैं। गिविंग सब्सिडी ऑल्टर्स रिलेटिव प्राइस, अगर आप सब्सिडी देते हो तो क्या करते हो, आप प्राइस को जो होता है उसको चेंज करते हो, रिजल्टिंग इन अनइंटेंडेड रिसोर्स, और रिसोर्स का डिस्टॉर्शन होता है। एफआरएम को फॉलो करो। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जो कानून बनाती है उसको माने और मनवाए। तो दिस इज ऑल अबाउट एम गोविंदा राव, फॉर्मर मेंबर ऑफ 14 फाइनेंस कमिश्नर। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने इतने सारे डेटा दिए थे, तो मैंने कवर करने की कोशिश की जितनी जरूरत थी, और मैंने बताया। एससीओ का समिट जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था, वर्चुअली हुआ था, इंडिया में हुआ, वर्चुअली हुआ। और रेलिवेंस ऑफ एससीओ क्या बचा है 21वीं सदी में, आप वो इसका मेंस का क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको देख लेना। बहुत सारी कहानियां हैं इसमें भी, ठीक है, लेकिन आप उसमें जाने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूं और बता देता हूं क्या है। एससीओ जो है वो 2001 में क्रिएट हुआ, पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एमिंग टू मेंटेन पीस, मेंटेन करना है, सिक्योरिटी, मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ रीजन। रीजनल, एक एससीओ के पास एक अपनी संस्था है जिसका नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको रैट्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि रैट्स जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एससीओ से रिलेटेड है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनके दो हैं, रशियन लैंग्वेज, चाइनीज। यूपीएससी ने एक बार पूछा भी है कि इंडिया क्या एससीओ का मेंबर है क्या, और भी दे दिया था, एआईबी करके दे दिया था, और फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी वाला दे दिया था, और उसमें पूछ लिया था 2021 या 22 में पूछ लिया कि इंडिया मेंबर है कि नहीं। यस, इंडिया मेंबर है, 2017 में इंडिया मेंबर बना है, ये तो लिख दिया मैंने। न्यू मेंबर अभी जो बना है वो ईरान बना है, और जो टोटल मेंबर हो गए हैं वो 9 मेंबर हो गए हैं। एससीओ जो है 2023 समिट जो है वो इंडिया में होने वाला है, और एक्चुअली एससीओ समिट वर्चुअली होने वाला था, हो चुका है, एक्चुअली जून में हो चुका है। आप ये याद रखिए कि सेंट्रल एशिया में जो है एक कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, ये मेंबर नहीं है, बाकी उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब इनके मेंबर है, टोटल 9 मेंबर्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट एससीओ। नेक्स्ट, हिमाचल में पहले जो एप्पल का था वो उसके बॉक्स के हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड होता था, अब जो है वो केजी के हिसाब से होगा, तो ये है। तो इसमें ये, इसमें भी ऐसे ही है, ट्रस्ट और उसको लेके है, कुछ इतना नहीं है। आप 1% इंडिविजुअल के पास 50% ऑफ जो वेल्थ है, इस टाइप का कोट कर रहे हैं। कुछ कुछ इसमें पॉइंट था जिसको मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एनालिसिस कर रहे हैं कि पहले 2019 से पहले क्या था और उसके बाद अभी क्या है, कितने % लोग विश्वास कर रहे हैं सरकार के ऊपर, तो पहले इतना इतना, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। यस, इंडिया राइस को लेके कुछ ग्राफ है कि इंडिया राइस जो है एक्सपोर्ट करने के लिए बैन कर दिया है, तो इसका इंपैक्ट अफ्रीकन और एशियन पे पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा परेशान यूएसए हो रहा है। तो भाई यूएसए आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपका तो जो यूएसए जो है ये यहाँ पे है, इतना % भी नहीं करता, जबकि परेशानी तो नेपाल को होनी चाहिए।
कि वो हमसे इतना ज़्यादा राइस खरीदता है। नॉन बासमती राइस की बात हो रही है, ठीक है, बासमती तो अभी भी एक्सपोर्ट होगा। तो एक ये न्यूज़ में था। सो और तो कुछ न्यूज़ में ऐसा है नहीं है। मणिपुर इंसिडेंट, कुकी के साथ हमारा झगड़ा नहीं है, हमारा जो झगड़ा है वो ड्रग्स को लेके है, सीएम कह रहे हैं। एक प्रिविलेज को लेकर था कि पार्लियामेंट प्रिविलेज, जो खड़गे साहब हैं जो अपोजिशन के लीडर हैं उनकी माइक बंद हो गई थी। तो आप एक बार देख लेना इंडिविजुअल प्रिविलेज क्या होता है और कलेक्टिव प्रिविलेज को क्या होता है। कि जैसे इंडिविजुअल प्रिविलेज में होता है ना कि आप इतने दिन से पहले और इतने दिन के बाद तक किसी भी इंडिविजुअल एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते सिविल केस में। क्रिमिनल केस में तो कर ही सकते हो आप, सिविल केस में आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये इनकी इंडिविजुअल जो है प्रिविलेज हुई। ऐसे कलेक्टिव प्रिविलेज है कि वो बोल सकते हैं, कोई इसके खिलाफ बाहर जाके सूट नहीं कर सकता है। तो ये आप एक बार देख लेना। ईसी ने पूछा है, इसके ऊपर कुछ बड़ा आएगा तो मैं इसको कवर कराऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि एनसीपी, दोनों जो एनसीपी हैं, एनसीपी पहला वाला, एनसीपी पुराना वाला, प्लस कर देता हूं मैं, कि शरद पवार की पार्टी, अजित पवार की, कि तुम बताओ कि तुम दोनों में से किसका ये सिंबल है और कौन पार्टी का हेड है, किसकी पार्टी जो है रियल है। तो इतने दिन के अंदर में तुम एफिडेविट फाइल करो, फिर मैं बताऊंगा। तो इसी के पास पावर होता है कि सिंबल और वो डिसाइड करने का कि पार्टी किसकी है। तो इसी ने पूछा है। जम्मू कश्मीर में क्या हो गया कि जो शेड्यूल लिस्ट में कुछ को रखे हैं, कुछ को शेड्यूल ट्राइब में रखे हैं, शेड्यूल ट्राइब और एससी में। तो उसको लेके जो गुज्जर हैं और जो बकरवाल हैं, ये दोनों कम्युनिटी जो हैं, जो पीर पंजाल वैली में रहते हैं, वो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि आप इनको एसटी में रख दोगे और या एससी में रख दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो चेंज होगी और वो उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। सरकार 105 105th अमेंडमेंट की बात कर रहा है कि जो अफर्म करता है कि राइट्स देता है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को और यूटी को कि डिक्लेयर कर दे किसी ऑन सबसेट को एसईबीसी। और एसईबीसी क्या होता है आपको पता है, सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज होता है। तो ऐसा है। और ये जीडी शर्मा के एक रिटायर्ड जज थे, उसके कमीशन की जो है उसकी कमिटी ने उनको रिकमेंड किया है कि इनको शामिल किया जाए। तो इन्होंने शामिल किया है गड़ा, ब्राह्मण, कोली एंड पदारी, इसको ट्राइब में शामिल किया। और कुछ लोग को जो है वो एससी में साइन किया है। तो एसटी एससी को लेके वहां पे रिजर्वेशन को लेके इश्यू है। यहाँ पे आप कश्मीर में चल रहा है, आप इस पे ध्यान बनाए रखें। कुछ बहुत बड़ा होगा तो देखेंगे, लेकिन ये बिल इसने और कुछ को और भी ऐड किया है। पहले तो केवल पंडित को ऐड किया था, फिर उसमें कोली, पदारी, इनको ट्राइब को भी शेड्यूल ट्राइब में रखने की कोशिश किया है। ट्रांसजेंडर पीपल कैन यूज एग्जिस्टिंग कोटा। तो बोलता है ट्रांसजेंडर को अलग क्लास में रखने की जरूरत नहीं है। इन वो तो जितने भी कोटा है ना, वो किसी में भी चले जाएं, एससी में चले जाएं, एसटी में चले जाएं, ओबीसी में चले जाएं और इवन ईडब्ल्यूएस में चले जाएं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था भाई, इस पे आप मिनिस्ट्री को रिस्पॉन्ड, कंटेम्प्ट लग गया था कि भाई 2014 का जजमेंट है नालसा वाला, तो तुम फॉलो करवाओ। तो ये वहां पे इन्होंने ये लगाया है। फिर जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके था। तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो उसको लेके था। यूनेस्को ने है वो बैन कर दिया स्मार्टफोन। उसका रीजन दिया है कि इससे एफिशिएंसी कम होती है, निगेटिव लिंक जो है वो बढ़ता है। और उसके बाद गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि लर्नर फर्स्ट को चलाएं, पहले सीखने दें, उसके बाद फिर डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है इसके अंदर में। तो ये है। तो स्मार्टफोन को जो है स्कूल के लिए बैन करने के लिए सजेशन दिया है। कंबोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे रिजाइन दे दिया, जीतने के बाद अपने बेटे को सौंप दिया है। टोंगा जो है, वो टोंगा जो है साउथ पैसिफिक ओशन में एक जगह है जहां पे चाइना अभी गए थे कुछ दिन पहले और उनको थोड़ा सा उनके साथ डील किया था और उनके स्पेस को मिलिटराइजेशन के लिए यूज करना चाह रहे थे। तो टोंगा जो है वो साउथ पैसिफिक ओशन में है। तो आप इसको टोंगा मैप पे देख लीजिएगा। वहां पे 1 लाख की पॉपुलेशन है। इसके बाद जब ऐसा हुआ तो ब्लिंकन जो है वो वहां पे विजिट किए, ठीक है, और चाइना को एक्शन को गलत ठहराया। इसराइल में इसराइल की कोर्ट जो है वो सुनेगी अभी केस जुडिशियल ओवरहोल को लेके। सो इंडिया जो है वो स्पेस इंडस्ट्री हो जाएगा 100 बिलियन का यूएसडी का, कब? 2040 तक। तो ऐसा कह रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।